हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। जैसा कि आप लोग ठीक ही होंगे और अपनी क्लास को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग क्लास को कर रहे होंगे, अब जीएस की रफ्तार सीरीज तो चालू हो गई है, शुरू हो गई है। साइंस की रुकी हुई थी, तो आज से साइंस की रफ्तार क्लास भी शुरू हो गई है। ठीक है, और ये अपने रफ्तार से ही चलेगी। और ये जो क्लास जब शुरू हो गई है, तो ग्रुप डी में जो साइंस के क्वेश्चन होंगे वो रफ्तार से ही होंगे। और जब तक आप रफ्तार बनाएंगे नहीं, तब तक एग्जाम में कुछ होने वाला नहीं है। तो प्रश्न तो सबको सब आ रहा है, लेकिन रफ्तार जिसका स्पीड बढ़िया है वही एग्जाम को क्रैक भी कर रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न प्रश्न को कम से कम समय में करने का प्रयास कीजिए, तभी एग्जाम क्या होने वाला है, बीट होने वाला है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पे ज्यादा समय देने लगेंगे तो आप आधा ही क्वेश्चन कर पाएंगे, जिसमें कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि जितना से जितना हो सके आप क्वेश्चनों को कम से कम समय में करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। नहीं हो रहा है तो उसको कई बार कीजिए, अपने आप ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल में आ जाएगा। तो रफ्तार सीरीज इसीलिए लाया गया है कि आप क्वेश्चनों को धुआंधार तरीके से करें और बढ़िया से बढ़िया नंबर को गेन कर सकें और अपने मुकाम को अचीव कर सकें। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं रफ्तार सीरीज की पहला क्वेश्चन, ठीक है। रफ्तार सीरीज का हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें जो लिखा गया है ये टोटली फैक्ट है, ठीक है। और हम जो आपको बताएंगे रफ्तार के साथ साइंस के क्वेश्चनों को उड़ाएंगे और उससे रिलेटेड जो फैक्ट हो सकता है, जो अगले पेपर में पूछा जा सकता है, उसको भी मैं क्लियर करते चलूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये मैं जो बताया ये समझ में आया होगा, ठीक है। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको ये पता चले कि इस प्रश्न से क्या आपको आया और क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां से एक चीज और समझने वाली बात है कि ये प्रीवियस ईयर करने से क्या आपको फायदा मिलने वाला है, क्यों लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर करने से यही फायदा आपको होगा कि आपको ये पता चलेगा कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए आइए हम लोग समय को न व्यतीत करते हुए अपने क्वेश्चनों को करते हैं। तो आज का रफ्तार सीरीज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, जो कि एक बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में तो ये पूछा ही जाता है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। देखिए जो प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि तार और अन्य प्रतिरोध स्विच एक सेल के टर्मिनलों से मिलकर बने एक सतत धारावाही मार्ग है, जिसमें जिसमें से होकर धारा प्रवाहित होती है, उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए उसको कहा क्या जाता है। तो देखिए जिसमें से होकर धारा प्रवाहित होती है, जिसमें से होकर धारा प्रवाहित होती है मीन्स की धारा के सतत और बंद परिपथ को ही बंद परिपथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें तार अन्य प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध स्विच और सेल के टर्मिनल लगे हों, तो वो क्या कहलाएगा। तो उसी ये जब सभी चीजें लगी होंगी जिस सर्किट में, ठीक, जिस परिपथ में, तो अगर वो बंद होगा तो वहां से धारा क्या होगा, प्रवाहित होगा। अगर खुला स्विच होगा तो वहां से धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि जिसमें तार प्रतिरोध स्विच और सेल के टर्मिनल लगे हों वो क्या कहलाएगा, एक विद्युत परिपथ होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो वो क्या होगा, वो होगा विद्युत परिपथ। क्या होगा, विद्युत परिपथ, ठीक है। क्या होगा, हाँ ठीक है। हाँ देखिए ये विद्युत परिपथ है, ठीक है। क्या है, ये क्या होगा, विद्युत परिपथ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ
विद्युत परिपथ, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे विद्युत परिपथ आया है, तो विद्युत परिपथ को समझ लीजिए कि तार और अन्य प्रतिरोध स्विच एक सेल के टर्मिनल से मिलकर बने, ठीक, एक सतत धारावाही मार्ग जिसमें क्या हो धारा, जिससे होकर धारा प्रवाहित होती है, उसे आप क्या कहेंगे, एक परिपथ कहेंगे। अब थोड़ा सा परिपथ आया है तो हम लोग विद्युत परिपथ को समझ लेते हैं। किसको, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ किससे कहते हैं, तो विद्युत परिपथ आप उसे कहेंगे, विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आए। विद्युत धारा के सतत, विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को, विद्युत धारा के, ठीक है ये समझिएगा, विद्युत धारा के, विद्युत धारा के, विद्युत धारा के सतत, ठीक है, विद्युत धारा के सतत, सतत और बंद परिपथ को, बंद परिपथ को, देखिए विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आया है विद्युत धारा, विद्युत धारा आया है, तो विद्युत धारा से हम लोग कुछ रिलेटेड फैक्ट को समझ लेते हैं। विद्युत, ठीक है, विद्युत धारा आया है, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा से रिलेटेड कुछ फैक्ट को समझ लेते हैं। विद्युत धारा का सूत्र, विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं, आई से। आई का सूत्र क्या होगा, Q अपॉन T होगा। क्या होगा, Q अपॉन T। ये Q क्या होता है, आवेश होता है, बात समझिएगा। Q क्या होता है, आवेश होता है। T क्या होता है, समय को बताता है। बात समझ में आ गया। विद्युत धारा जो होता है ये क्या होता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बात समझिएगा, विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश के, ठीक है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। देखिए विद्युत धारा आप किसे कहेंगे, विद्युत आवेश की प्रवाह के दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया, ये इसका सूत्र हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे और बात समझिए कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा जो होती है, दिशा वह क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन के क्या होती है, विपरीत होती है। आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वह इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में काम करती है। अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है, इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है, तो विद्युत धारा की दिशा आई क्या होगी, इस साइड होगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद से विद्युत धारा जब हम पढ़ ही रहे हैं तो एक और बात को समझिए कि जो विद्युत धारा होता है इसमें सेल के टर्मिनल जो होते हैं, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में प्रवाहित होता है। जो सेल होता है, सेल के विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, टर्मिनल से, ठीक है, निगेटिव टर्मिनल की तरफ प्रवाहित होता है। ठीक है, प्रवाहित होता है या फ्लो होता है। बात समझ में आया। तो विद्युत धारा जो होता है ये इसका सूत्र होता है I = Q अपॉन T। Q क्या होता है, आवेश होता है, T के समय होता है। अब विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की जो दिशा होती है यह इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या होती है, बहती है। ठीक है, और उसके बाद से ये समझिएगा विद्युत धारा में जो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, विद्युत धारा के सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है क्या, विद्युत धारा। आई होप आपको ये समझ में आए। अब यहाँ पे ये सारी बातें तो हम समझे, यहाँ पे कुछ यंत्रों को समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं कि कुछ यंत्रों को समझ लेते हैं जो कि क्या है, अति महत्वपूर्ण है। आई होप आपको ये समझ में आएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या है कि विद्युत धारा के कुछ विद्युत यंत्रों के संकेत को समझते हैं। विद्युत धारा के मतलब विद्युत धारा नहीं, विद्युत के यंत्रों को समझते हैं। ठीक है, विद्युत यंत्र के संकेत, विद्युत यंत्र के संकेत को हम लोग संकेत को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला संकेत क्या होगा, तो सबसे पहला तो हम यही समझेंगे
कि देखिए ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। दूसरी बात समझिए कि सेलों के संयोजन से हमें क्या प्राप्त होता है, सेलों के संयोजन से हमें बैटरी प्राप्त होती है। बात समझ में आया, सेलों के संयोजन से हमें क्या प्राप्त होती है, बैटरी प्राप्त होती है। क्या होती है, बैटरी प्राप्त होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तार का जो सिंबल होता है तार का, तो सीधा एक लाइन खींच दीजिए, ये तार का संकेत हो जाएगा। आई होप आपको समझ में। अब देखिए अगर एक बल्ब की बात होगी, बल्ब में बल्ब का सिंबल कैसे होता है, तो ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रतिरोध की बात होगी, प्रतिरोध जो होगा वो उसका सिंबल कैसा होगा, तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, संधारित्र होता है, संधारित्र को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं, जो कि इसका सिंबल क्या होगा, दोनों लाइनें समान होंगी। ठीक है, अब डायोड की एक बात कर लेते हैं। डायोड जो होता है ये कैसा होता है, तो डायोड कुछ इस प्रकार का होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये भी कुछ यंत्रों को समझ लेते हैं, जैसे एमीटर जो होता है, एमीटर का चिन्ह क्या होता है, तो एमीटर एक गोला बना के इसमें एक कर दीजिए, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव कर दीजिए। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, वोल्ट का जो सिंबल होता है, वोल्ट मीटर ए मीटर जो होता है ये होता है वोल्ट मीटर में गोला बना के भी लिख दीजिए, एक तरफ क्या कर दीजिए पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट था उसको हम लोग समझे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो अगला प्रश्न है वो क्या है, देखते हैं इसको। कह रहा है किसी वस्तु का भार इसकी, यहाँ पे स्पेस दिया है कि अनुक्रमणपाती होता है। तो ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं कि ये जो भार होता है वह किसके अनुक्रमणपाती होता है। तो सबसे पहले जो भार होता है, तो हम लोग इस मतलब प्ले लिस्ट में एक बना हुआ है साइंस का, तो इसमें पहले क्या हमारे आसपास के पदार्थों में हम द्रव्यमान और भार के बीच में संबंध को बताए थे। ठीक है, तो उसमें हम बताए थे कि W इक्वल टू क्या होता है, mg। ठीक है, W इक्वल टू mg। ये जो W होता है ये भार को बताता है, जो ये m होता है द्रव्यमान बताता है, द्रव्यमान, और जो g होता है ये क्या बताता है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण को ये बताता है, जो कि g का मान यहाँ पे देता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भार, किसी वस्तु का भार इसकी स्पेस के अनुक्रमणपाती होता है। तो ये g हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो W प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, m। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, W प्रोपोर्शनल m। तो ये जो भार है वो द्रव्यमान के क्या है, अनुक्रमणपाती हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो भार है वो किसके अनुक्रमणपाती होता है, तो किसी वस्तु का भार द्रव्यमान के अनुक्रमणपाती होता है, जो कि यहां से आपको रिजल्ट प्राप्त हो गया। अब थोड़ा सा द्रव्यमान आया है, तो द्रव्यमान को समझ लीजिए कि किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा कहा जाता है। द्रव्यमान किसे कहा जाता है, तो किसी वस्तु में, ठीक है, किसी वस्तु में, ठीक है, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि द्रव्यमान जब आया है तो द्रव्यमान में एक दो फैक्ट को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि ये इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। इसमें क्या होता है, द्रव्यमान सदैव क्या होता है, सदैव निश्चित होता है, द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित होता है, ये पहला फैक्ट समझ लीजिएगा। जो दूसरी बात होती है ये क्या होती है, स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। द्रव्यमान जो होता है स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिएगा, स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान
परिवर्तित नहीं होता है, नहीं होता है। समझ में आ गया? तो जो द्रव्यमान होता है यह सदैव क्या होता है, निश्चित होता है और स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे द्रव्यमान आया है तो इससे रिलेटेड कुछ और फैक्टों को हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि द्रव्यमान भार में संबंध, ठीक है, संबंध। तो ये क्या होता है, W=mg, जो कि मैं प्रश्न के माध्यम से बता दिया हूं, ठीक है। अब इसके बाद से एक और फैक्ट को समझ लीजिएगा कि ये जो फैक्ट है ये कितना इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान और ऊर्जा, द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा में क्या है, संबंध, ठीक है, नियम, संबंध या नियम, ठीक है, इसमें गलत नहीं होगा। तो ये होगा E=mc², ठीक है। E क्या है, ये ऊर्जा को बता रहा है, किसको बता रहा है, ऊर्जा को बता रहा है। यम हमारा क्या है, मास है, मास मतलब द्रव्यमान, और C क्या है, प्रकाश का वेग है। किसका है, प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग, ठीक है, प्रकाश का चाल कहिए या वेग कहिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो C होता है, C का जो मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो प्रश्न दिया हुआ है इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं और इससे रिलेटेड फैक्ट को भी समझेंगे और इस प्रश्न का उत्तर भी समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा कि ये जो प्रश्न दिया है, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। आई होप आपको ये डायरेक्ट परिभाषा ही पूछ दिया था कि प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को तीव्रता कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तीव्रता कहते हैं। अब यहाँ पे इंटेंसिटी आया है तो इंटेंसिटी का हम लोग सूत्र भी पढ़ लेते हैं। इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा बटा क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल गुणे ये क्या हो जाएगा, समय, क्या होगा, समय, ठीक है, क्या हो जाएगा, समय। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ये तीव्रता का क्या हो गया, सूत्र हो गया, ठीक है। जो इसका सूत्र हो गया तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, E बटा, ठीक है, E/A × T। इसका जो मात्रक हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसका जो मात्रक हो जाएगा एनर्जी, ऊर्जा का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, जूल। इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर इंटू समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड। इसको हम लोग लिख सकते हैं आगे वाट, ठीक है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी के मात्रक होंगे। अब थोड़ा सा इंटेंसिटी आया है तो यहां से ध्वनि के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ध्वनि की तीव्रता, ठीक है, किसकी बात, ध्वनि तीव्रता, ठीक है। ध्वनि तीव्रता को थोड़ा समझिए कि ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो इसका ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल। ध्वनि तीव्रता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, डेसिबल इसका मात्रक होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न समझ लीजिएगा, एक बेल बराबर क्या होगा, एक बेल बराबर होगा 10 डेसिबल। क्या होगा, और डेसिबल को डीबी से डिनोट किया जाता है, 10 डेसिबल, 10 डेसिबल। एक बेल 10 डेसिबल के बराबर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं
अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो प्रश्न दिया है ये क्या कह रहा है, डायरेक्ट ये प्रश्न है, इसको समझना है आपको। देखिए क्या कहता है कि उत्तल लेंस के प्रकाश की केंद्र से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के क्या होती है, निर्गत हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा कि बिना किसी विचलन के क्या हो जाएगा, बिना किसी विचलन के ये क्या हो जाएगा, निर्गत होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड थोड़ा सा कुछ फैक्ट को समझ लेते हैं। जो उत्तल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस का जो दूरी होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, कौन सी दूरी, फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी ये क्या होती है, धनात्मक होती है। मतलब पॉजिटिव होती है, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्योंकि रफ्तार सीरीज है तो रफ्तार सीरीज में क्वेश्चन को रफ्तार तरीके से नहीं किया जाएगा तो सीरीज का कोई मतलब नहीं बनेगा और जिससे आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो रफ्तार में करिए, क्वेश्चन मिस नहीं होगा। जब क्वेश्चन आप